Okay, so very good. ओके सो अगर आपको किसी टाइम पे आवाज़ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ जाता है इंटरनेट के हवाले से तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर लें थ्रू व्हाट्सएप या मैसेज कर लें। एनीवे आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडल एजेस। इससे पहले जो फिलोसॉफिकल वर्क था it was mostly restricted to the ancients, and this was known as the classical age. But right now we are moving into another zone, to another area, which is primarily called the Middle Ages or the medieval period, right? So, to some extent, historians might not agree with these classifications, for example, that we do have right now. कि फॉर एग्जांपल आपने सारे हिस्ट्री को मॉडर्न, मिडीवल, एंशियंट, क्लासिकल इन सब में तकसीम किया है। इसकी अपने खास रीजंस हैं, ठीक है। समटाइम्स एक खास दौर और ख़ास पीरियड में कोई ख़ास पॉलिटिकल इवेंट होता है या कोई रप्चर आता है ऑन अ लार्जर मैसिव स्केल, और वो कोई बड़ा इवेंट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, उस पर्टिकुलर एरा को उसी से ही कनेक्ट किया जाता है। और इसी बेस पे समटाइम्स उसके लिए वर्ड यूज होता है, ईपाक वर्ड भी यूज होता है, EPOCH, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि ये जो टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया गया है ये कुछ खास रीजंस की वजह से। एक यहाँ पे मिडिल एजेस को यूजुअली डिफाइन किया जाता है इस कंटेक्स्ट में कि इसकी कनेक्शन रोमन एम्पायर के साथ है, और ये जो क्लासिकल पीरियड की जो थॉट्स थी, जो सिसरो या पोलिबियस की जो आइडियाज थे, वो समहाउ वो उसी रोमन एम्पायर के उस डेवलपमेंटल फेज और उस डेवलपमेंटल के लेटर फेज से ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि सिसरो के टाइम के बाद ही आप देखते हैं कि मतलब वक्त के साथ रोमन एम्पायर में एक जवाल आता है। रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 700 ऑलमोस्ट 800 BC से ये किस्सा कहानी स्टार्ट होता है रोमन एम्पायर का। वो पहले एक किंगडम था, फिर बाद में एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट के it was a very huge infrastructure containing a very larger bureaucracy and having a military system and also having a larger and some of the significant political institutions जो कि उसको एक सिग्निफिकेंट रोल देते हैं रोमन एम्पायर को, ठीक है। रोमन एम्पायर को स्टडी करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए if you are working in philosophy, if you are working in literature, if you are working in any major area of artistic and social sciences, you must understand that there was this kind of a huge empire which ruled almost thousands and more than 1000 years, almost 2000 years उन्होंने दुनिया पे एक राज किया, और एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ी जियोग्राफी उसके अंदर कनेक्टेड थी, एक बहुत बड़ा मिलिट्री माइट था उसके अंदर, और उसने कुछ ऐसी लीगल किस्म के रिजीम्स डेवलप किए जो कि आज तक मॉडर्न टाइम्स में हमारे साथ हैं। इवन हम इस पोस्ट मॉडर्न दौर में जो रहते हैं, स्टिल इट एग्जिस्ट विद अस। सो इट मीन्स के रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा रोल था उस पर्टिकुलर रीजन्स में जब ये फिलोसफीज इमर्ज हो रही थी। There were also natural calamities happened के जिसकी वजह से a lot of disturbance created around the Roman Empire. Plagues happened, pandemics occurred, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लो और दचका लगा टू द ओवरऑल एम्पायर। बट एट द सेम टाइम एम्पायर इतना बहुत ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स था कि सेंटर और पेरिफेरीज के दरमियान प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो रही थी, और इसलिए एक वाइड रेंज ऑफ गैप क्रिएट हुआ बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरीज, एंड रिजल्टेंटली उस वाइड को, उस खाली जगह को, उस एम्प्टी स्पेस को फिल किया बारबेरियंस ने और गॉथ्स और डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि जिन्होंने अंदर से मतलब उस केस में इंटरवेंशन किया।
but they were not as such wholly responsible for the entire situation. ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट था मिडिवल टाइम्स में और सेंट अगस्टिन के टाइम पे कि रोमन एम्पायर का जवाल क्यों हुआ, ठीक है। मोस्टली जो टाइम पीरियड है 370 एडी, इसी को कनेक्ट किया जाता है इज द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। बट रोमन एम्पायर बाद में दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। जो ईस्टर्न था उसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी तक रही, जिसको बाद में ओटोमन एम्पायर की वजह से वो ख़त्म हो गया। बट जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका एक एंड इसी सेंट अगस्टिन के टाइम्स में हुआ। और ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट था कि क्या ऐसी रीजन थी कि जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर के अंदर। और सेंट अगस्टिन ने जो बुक लिखा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द सिटी ऑफ गॉड, उसमें उसने यही आर्गुमेंट किया कि there was some inherent problem within the system. It was not Christianity which was considered to be responsible for the decline of the Roman Empire. So earlier यही एक problem बन गया था Christian philosophers के लिए भी at the same time कि क्या रोमन एम्पायर का जवाल क्रिश्चियनिटी से हुआ, क्योंकि एक टाइम था कि जस्टिनियन द ग्रेट या थियोडोशियस, इन लोगों के नाम आते हैं जो कि रोमन एम्परर्स थे। इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन कंसिडर किया और ये बड़ा प्रॉब्लम भी बन गया एट द सेम टाइम फॉर नॉट ओनली फॉर द रोमन रूलर्स बट एट द सेम टाइम फॉर द क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ। और यही प्रॉब्लम ओवरऑल रिलीजन्स के अंदर यही होता है, जब आप रिलीजन को ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और प्रॉब्लम्स ना सिर्फ उस सिस्टम के लिए बल्कि उस रिलीजन के लिए भी, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ थियोलॉजियंस एंड हिस्टोरियंस दे वुड आर्ग्यू के फॉर एग्जांपल जब क्रिश्चियनिटी को कंसिडर किया गया एज अ स्टेट रिलीजन फॉर द रोमन एम्पायर, so it really disturbed and even corrupted the core version of Christianity, the real version of Christianity, ठीक है। सो एट द सेम टाइम ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। बट अगर हिस्ट्री में कोई भी राइटर कोई भी हिस्टोरियन यही आर्गुमेंट करे कि सिर्फ एक ही रीजन था कि जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का जवाल हुआ, तो ये एक गलत तशरीह है हिस्ट्री की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडवर्ड गिबन्स ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी है 17th सेंचुरी में, और उसने लाइक एक वॉल्यूमिनस वर्क है, और उस वर्क के अंदर उसका बेसिक आर्गुमेंट यह है कि क्रिश्चियनिटी वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। बट दिस आर्गुमेंट राइट नाउ जो हिस्टोरियंस इस पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, दे वुड नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देयर वर बंच ऑफ रीजंस एंड देयर वर अ लॉट ऑफ factors involved in the decline of the Roman Empire, ठीक है। but I'm not going into that detail. You just know कि ये जो एरा है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, जिस फिलोसफी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मोस्टली डोमिनेटेड है विद इन द रोमन स्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने ग्रेजुअली एक वे के साथ शिफ्ट हुए, ठीक है, उसी ग्रीको सिस्टम से रोमन सिस्टम तक, ठीक है। सो यहाँ पे सेंट अगस्टिन का नाम आता है, एक बहुत बड़ा नाम है। क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स में भी उसका नाम आता है, बिकॉज अर्लियर ही वाज नॉट अ क्रिश्चियन बाय बर्थ, हिज मदर वाज क्रिश्चियन बट हिज फादर वाज पेगन, and he himself was a pagan in his earlier stage until the age of 32 or 35 के उसमें फिर वो convert हुए। But we can see that Augustine was a really prolific writer, a really prolific scholar. उसका जो work है, उसकी जो body of writing है, it's really huge and it's really impressive, ठीक है। So that's why we mainly focus on Saint Augustine. ये भी ज़हन में रखें कि ये जो earlier time है Middle Ages का, और even till the 12th century AD, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी एज सच इतनी बड़ी इमर्ज नहीं हुई, ठीक है। और पॉलिटिकल फिलोसफी आप का उन नहीं देखेंगे कि वो मेजर सीन पे वो मतलब डोमिनेट कर रही। यू विल सी कि रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है मिडिवल टाइम के ऊपर, ठीक है। और रिलीजन एक इंस्पिरेशनल चीज है इन सारे लोगों के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि पॉलिटिक्स थोड़ा सा साइड लाइन हुआ है इस सारे टाइम पीरियड में, ठीक है। यू कैन सी कि पॉलिटिक्स
का जो इमर्जेंस होता है वो फिर बहुत लेटर ऑन 15th सेंचुरी में होता है, जब मैकियावेली की राइटिंग्स आती हैं और जब एक नया ट्विस्ट लिया जाता है पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे पॉलिटिक्स इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा। जितने भी एम्परर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, वो सारे अपने आप को रिलीजियसली बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। उनके लिए जो बेसिक मोटिवेशन है वो रिलीजन है, ठीक है। सो एनीवे, लेट्स जंप इनटू द रीडिंग्स। ये भी जहन में रखे कि मिडीवल टाइम में सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, ये 3 फिगर्स ऐसे हैं कि जिनका वर्क ज्यादा वक्त के साथ इसका इंप्रेशन रहा लेटर टाइम्स पे, तो इसलिए इनका जिक्र होता है। सेंट अगस्टिन, जॉन ऑफ सेलिसबरी एंड सेंट थॉमस एक्वाइनस, ठीक है। इसके अलावा भी लोग हैं, जॉन फॉर एग्जांपल डन्स स्कॉटस हैं, या फॉर एग्जांपल मार्सिलियस ऑफ पाडुआ। देयर आर सो मेनी पीपल देयर, बट हम उन लोगों को इसलिए कवर नहीं करते बिकॉज दे वर नॉट एज सच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, या उनका पॉलिटिकल मेजर वर्क इतना बड़ा इन लोगों का नहीं है। सो दैट्स व्हाई we are not going into that detail. So anyway, let's go into the readings. सेंट अगस्टिन टागेस्टा में पैदा हुए, जो कि आजकल का अल्जीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका में। एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है। कार्थेज सिटी स्टेट था उसी टाइम पे, तो उसको वहाँ पे एजुकेशन के लिए वो गए। एंड आफ्टर दैट ही बिकेम प्रोफेसर एंड टीचर ऑफ रेटोरिक्स, ठीक है। रेटोरिक्स जो लॉजिक्स और रेटोरिक्स की स्टडी करते हैं, उसका प्रोफेसर बन गए। फिर बाद में अगस्टिन केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनिकियनिज्म। मैनिकियनिज्म बेसिकली उसी टाइम का एक रिलीजियस वर्जन था जो कि क्रिश्चियनिटी से ही इंस्पायर था। बट क्रिश्चियनिटी के अंदर मैनिकियनिज्म का मतलब अर्लियर तो ये इसके रूट्स एंशिएंट टाइम्स में है, बट लेटर ऑन इट इन्फ्लुएंस्ड द क्रिश्चियन थॉट एज वेल। सो मैनिकियनिज्म के अंदर ये एक आइडिया था कि देयर इज अ डुअलिटी ऑफ फॉर्म एंड मैटर, ठीक है। एंड दे सा के द मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इंक्लूडिंग ऑल द ह्यूमन एंड पॉलिटिकल एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर इंट्रिंसिकली इवल, ठीक है। सो मैनिकियनिज्म इसी पे बिलीव करती थी कि मतलब दुनिया के जो मटेरियल चीजें हैं ये सारी इवल हैं। The only real thing for humans and for any social arrangement is spiritual, ठीक है। सो इस आइडिया का बहुत ज्यादा असर रहा था सेंट अगस्टिन पे, ठीक है। और पुराने उसी टाइम पे बहुत ज्यादा रिलीजियस सेक्ट्स और रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स डोमिनेट कर रहे थे ऑन द सीन, बिकॉज देयर वाज नॉट जस्ट वन रिलीजन डोमिनेटिंग, ठीक है। देयर वर सो मेनी रिलीजन्स और एक हेट्रोजीनियस किस्म की एनवायरनमेंट है। तो डेफिनेटली उस बेस पे भी अगस्टिन की फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा रिलीजन्स के साथ हुई, ठीक है। और बहुत ज्यादा फिलोसफीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। ही आल्सो स्टडीड द एंशिएंट द ग्रीक्स, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। एरिस्टोटल एज सच ऑन द सीन नहीं है, लेकिन प्लेटो बहुत ज्यादा उसी टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे, इन लोगों के लिए इंस्पिरेशनल थे। और बहुत बाद में क्रिश्चियनिटी ने प्लेटो को एक्सेप्ट किया था एज अ वेरी गुड फिगर, और समहाउ प्लेटोनिक फिलोसफी इसकी रिकंसिलिएशन हुई with Christianity with the passage of time. लेकिन एरिस्टोटल was another thing. एरिस्टोटल को एक्सेप्ट नहीं किया गया अर्लियर। बहुत बाद में सेंट थॉमस एक्वाइनस ने फिर एरिस्टोटल को रिवाइव किया। बट अगस्टिन वाज द पर्सन के जिन्होंने प्लेटोनिक वर्ल्ड व्यू को, प्लेटोनिक पर्सपेक्टिव्स को रिकंसाइल करने की कोशिश की विद क्रिश्चियनिटी, विद हिज ओन रिलीजन, ठीक है। सो एनीवे, इटली मिलान में फिर वो प्रोफेसर रहे रेटोरिक्स के। उसके बाद उन्होंने एट द सेम टाइम कुछ बुक्स लिखी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें है एक कन्फेशंस और दूसरा है द सिटी ऑफ गॉड, जो कि like it took him almost 10 years to write that book. So you can see like he is a very prolific person. He wrote almost 100 books, letters भी लिखे, sermons भी दिए, बहुत ज्यादा काम किया। And later on, क्योंकि after his conversion into Christianity, he became the bishop of Hippo, जो कि अफ्रीका के अंदर है। और later on he was known and canonized and considered to be a saint, ठीक है। So he was of course a very saintly figure, but
ये बात जहन में याद रखें कि इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज नॉट अ गुड पर्सन इन हिज अर्लियर स्टेज, लाइक ही वुड कॉल हिमसेल्फ अ सिनर। और यहाँ पे वो फ्रेज जो अक्सर जो थियोलॉजियंस कहते हैं कि every saint has a past and every sinner has a future. So usi sense mein Augustine fully reflects that idea that Augustine in his earlier times considered himself to be a very sinful person, like driven by his wishes and desires and lust and everything. But later on, after his conversion, he became a very different person. ठीक है, मतलब जैसे ही वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए तो उसने अपनी सारी दुनियावी किस्म की लाइफ या जो एक डिजायर्स के पीछे भागना, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी और मतलब कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन गए। ठीक है, और ये बात, ये सारी किस्से कहानियां उन्होंने अपने कन्फेशंस, जो कि कंसिडर की जाती है द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी वेस्टर्न ट्रेडिशन में, तो उसी के अंदर उन्होंने अपनी ये सारी कहानी बयान की है कि मैं कौन था, मैंने क्या किया, मैंने फिर बाद में क्या किया, मैं कैसे कन्वर्ट हुआ, वो सारी स्टोरीज उन्होंने उसमें जिक्र किए हैं। So the tradition of ancient philosophy was alive in Augustine time with several of Hellenistic school like the New Academy, the Stoicism. ये न्यू प्लेटोनिस्ट्स थे, प्लोटाइनस थे, ये डिफरेंट लोग थे जो कि प्लेटो के आइडिया से इंस्पायर थे, और ये आइडियाज और स्टोइसिज्म, ये सारे चीजें अगस्टन ने पढ़ी और अगस्टन के थॉट्स के ऊपर बहुत बड़ा असर रहा इन आइडियाज का। So many scholars have highlighted Augustine's differences from the ancient Greek way of thinking and presented him as the first important Christian thinker. Augustine expended much efforts in putting down three significant Christian heresies of the time. Augustine के टाइम पे क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ अदर डिफरेंट वर्जन्स बन गई जो कि इंस्पायर थी इसी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से। फॉर एग्जांपल डोनेटिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसका ये ख्याल था कि फॉर एग्जांपल जब आप लाइफ में कभी भी आपने कोई सिन नहीं किया तो यू कैन बिलोंग टू द चर्च। मतलब ये बहुत ज्यादा प्योरिटेनिकल किस्म का एक डॉक्ट्राइन था। मैनिकेनिज्म तो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि वो दुनियावी चीजों को पसंद नहीं करते थे और दुनियावी चीजों को बुरा कहते थे, ईवल कहते थे। एक और स्कूल ऑफ थॉट था फेलेजियनिज्म, जो कि कनेक्टेड था इसे आइडिया से कि if we have an obligation to be without sin, then it is within our power to be without sin। के मतलब इनका ख्याल ये था कि हम विदाउट सिन लाइफ गुजार सकते हैं और हम लाइक बाय बर्थ सिंफुल नहीं है। इन सारे आइडियाज को सेंट अगस्टिन ने क्वेश्चन किया और उस सब के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपना एक आइडिया पेश किया जिसको कहते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन। और ये आइडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी से ही दिया है और कनेक्ट किया है टू द फिलोसफी ऑफ हिज टाइम। ठीक है, so disagreeing strongly, Augustine put forward his doctrine of original sin, according to which apart from the grace of God none of us is capable of being without sin। तो उसका फाइनल पर्सपेक्टिव यही है इसके अंदर कि हम सब जो हैं बाय बर्थ सिनर्स हैं। ठीक है, मतलब हम में से कोई भी प्योर नहीं, हम में से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, Augustine's doctrine of original sin was part of his attempt to explain the problem of evil in the world। और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रिमार्केबल पॉइंट इन द सेंस के इवन रिलीजियस लोग बहुत ज्यादा रेसलिंग करते हैं इस इशू के साथ कि सिन क्या चीज है, ये सिन कहाँ से आया है और ईवल दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करता है और गुड और ईवल के दरमियान ये रेसलिंग कहाँ से एग्जिस्ट करती है और क्या दुनिया सिर्फ इसी गुड और ईवल में ही तकसीम है या नहीं। दीज आर सम ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट्स अगस्टिन के टाइम पे भी और इवन आजकल भी ये डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, हर जगह पे डिबेट्स और डिस्कशंस इस पे होती हैं कि मतलब दुनिया में ईवल क्यों है। C.S. लुइस ने इस पे एक बहुत बड़ा बुक लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बहुत सी राइटिंग इस पे एग्जिस्ट करती है, मैं उसके डिटेल की तरफ नहीं जाता, लेकिन जस्ट it's a problem जो कि even contemporary problem, not only an ancient problem, जो कि आजकल भी exist करता है। ठीक है, but Augustine defined the entire world into that dualistic way कि मतलब there is good and there is evil। ठीक है, and he said कि ये evil हमारे बर्थ के साथ ही हमारे साथ आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कनेक्ट करते हैं इसको आदम एंड ईव के स्टोरी के साथ कि मतलब आदम एंड ईव के साथ ही हम सब
इसी सिनफुल नेचर में आ गए, मतलब आदम से सिन हुआ, सो दैट करप्टेड द एंटायर जनरेशन एज वेल, ठीक है। सो दैट इज हाउ अगस्टिन इज थिंकिंग अबाउट sin. So anguished by the presence of the evil in the world, Augustine writes in Confessions, ये उसके अपने अल्फाज हैं, आप इसको देखें क्या कैसे वो बयान करते हैं. He says, here is God and see what God has created. God is good, and being God, he created good creatures. See how God surrounds and fills them. Then where and whence is evil? How did it creep in? What is its roots and what is its seed? Where then does it come from? Since good God made everything good, certainly the greatest and supreme good made lesser goods. Yet the creator and all the created are good. What then is the origin of evil? और ये उसका बेसिक पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा मतलब जिस तरह एज्यूम किया जाता है कि खुदा अच्छा है, अगर खुदा अच्छा है तो फिर दुनिया में ईवल कहां से आ गया? दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम के जिसके साथ वो रेसलिंग कर रहे थे, क्योंकि ही थॉट कि खुदा ने जो चीज बनाई होगी तो जैसे खुदा अच्छा है इसीलिए उसकी क्रिएशन भी अच्छी होगी, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि इसके अंदर ईवल हो, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स एज मोरल बीइंग्स, Augustine argues God had to make them creatures with free will. ठीक है. The existence of free will allows evil an entry into the world. The book 3 on the free choices and the will, Augustine states that just as a stray horse is better than a stone which is not a stray, since the stone does not have its own motion and perception, so the creature who sins of his own free will is more excellent than the creature who does not sin because he has no free will. So he says कि मतलब ये खुदा ने हमारे अंदर फ्री विल रखा, हमें मतलब फ्री चॉइस दी, और इसी फ्री चॉइस के अंदर ही ये सिन का परसेप्शन आया. इसी बेस पे वो कहते हैं कि आप एक पत्थर और एक हार्स को कंपेयर कर लें. मतलब अगर एक हार्स गलत काम कर रहा है तो ये इसलिए गलत कर रहा है बिकॉज उसके अंदर ये चॉइस की फैकल्टी एग्जिस्ट करती है. मतलब वो एक लिविंग बीइंग है, वो एक सेंस में मतलब उसको आप ठीक और गलत कर सकते हैं, लेकिन एक स्टोन के अंदर कोई भी चीज ठीक या गलत नहीं होती बिकॉज उसके अंदर कोई मोशन और परसेप्शन नहीं है. ठीक है. सो उसका कहने का मतलब यह है कि फ्री विल एक ऐसी चीज है जो कि ईवल को अलाउ करती है इनटू द वर्ल्ड. और अगस्टिन का यही एक आइडिया है कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ने हम सबको मतलब फ्री विल नहीं दिया होता, फ्री चॉइस नहीं दी होती, तो फिर हम यही कंप्लेंट करते कि हमारे पास फ्री चॉइस नहीं है. बट आई एम नॉट श्योर कि अगस्टिन इसके साथ एग्री करेंगे या नहीं. बट एनीवे दैट इज हाउ लाइक पीपल आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दीज आइडियाज. However, Augustine seems to undermine his position about free will and goodness by claiming that ultimately it is only God's grace that human being can find salvation. It has been said that Augustine, more than any other prominent Christian, rejects the idea that we can merit salvation. Why then is it important for human beings to be able to acquire merit by doing good acts out of their own choice if their salvation does not depend on it but on the God's grace? और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब अगर खुदा ने हमें बाय नेचर सिनफुल बनाया है तो हम मतलब हमसे सिन हुआ है और ओरिजिनल सिन है, हम अगस्टिन कहते हैं, तो फिर हम गुडनेस की तरफ कैसे माइल होते हैं, फिर हम गुड कैसे हो सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे वो ये आर्गुमेंट करेंगे कि ये खुदा के ग्रेस के बेस पे, मतलब खुदा की मर्सी के बेस पे आप एक अच्छा काम करते हैं. आपके अंदर मतलब खुद इतनी कैपेसिटी नहीं है टू डू समथिंग गुड. बट अगेन इट अंडरमाइंस हिज पोजीशन के ऑन द वन साइड ही सेज कि हमारे पास फ्री विल है, और ऑन द अदर साइड ही सेज कि फिर खुदा हमसे गुडनेस करवाता है. तो फिर ये दोनों कैसे रिकंसाइल होते हैं? दिस इज द ट्रबलिंग पॉइंट फॉर अगस्टिन. ठीक है. क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटीज कहाँ से आती है और कैसे हम इनको रिकंसाइल करते हैं. ठीक है. या जिसको साल्वेशन कहते हैं. साल्वेशन का मतलब यह है कि आपको मतलब उस सिन से आपको निजात मिलती है. ठीक है. तो वो आपको कैसे मिलेगी?
ठीक है, दैट्स द बेसिक पॉइंट। ठीक है, क्या खुदा वो मतलब अपनी तरफ से आप पे ये काम करता है या आप अपने विल से करते हैं? ठीक है। So further, if salvation, that is communion with God and with similar others, is the ultimate end that Christians strive for, and if this salvation is dependent basically on God's grace, then one's political context is of no relevance to this salvation. As Augustine put it, as far as the mortal life, which ends after a few days' course, what does it matter under whose rule a man lives, being so soon to die? और यहाँ पे उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आता है। ये डिस्कशन ओरिजिनल सिन पे क्यों हमने शुरू की, क्योंकि इसका कनेक्शन है टू द पॉलिटिकल थॉट ऑफ अगस्टिन। उसके ख्याल में मतलब अगर हमारे लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम इस सिन से निजात हासिल कर ले, फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि दुनिया में कौन सी हुकूमत है और किसकी हुकूमत है। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स हमारे लिए इस लाइफ में सच इतना खास रोल प्ले नहीं करते। हमारे लाइफ में जो चीज मैटर करती है वो साल्वेशन है, मतलब इस सिंफुल नेचर से निजात पाना। दैट इज द ओनली स्ट्रगल के जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। दैट इज हाउ अगस्टिन इज थिंकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, एंड दैट इज हाउ ही इज formulating a conceptualization about the social and political systems. ये necessary नहीं है कि सारे Christians उसके साथ agree कर ले इसी point of view पे। There are multiple perspectives. बाज लोगों ने बाद में इसको reject किया, बाज लोगों ने disagree किया, बाज लोगों ने accept किया। ये depend करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, आप for example आप 16th century में मार्टिन लूथर को देख लें। मार्टिन लूथर जिसको कंसिडर किया जाता है द फाउंडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर है, उसको अगस्टिन की फार्मूलेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। ठीक है, बट आप कैथोलिक चर्च को देख लें तो एज सच कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा अगस्टिन की तरफ नहीं जाती आजकल, ये बहुत ज्यादा एक्वाइनस की तरफ जाती है। सो देयर आर मेनी मोटिवेशंस एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड देयर, बट बेसिक आइडिया यही है कि सिन के साथ कनेक्शन, सिन के साथ हमारा क्या मतलब ताल्लुक है, और वो फिर पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। अगस्टिन डिड नॉट स्पेंड मच टाइम थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ व्हिचएवर काइंड वाज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द रियल एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब उस सिन से निजात हासिल करने के लिए आपको पॉलिटिक्स ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल मैटर है। अगर ये स्पिरिचुअल मैटर है तो फिर पॉलिटिक्स मतलब कमजोर है इस केस में। पॉलिटिक्स यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। What was of grave concern to Augustine was not the mere possibility of evil, but its preponderance in the world. ठीक है, मतलब ये नहीं कि मतलब ईवल एग्जिस्ट करता है, बल्कि उसका ये था कि ईवल बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है सिस्टम को। ठीक है, ever since the original sin of Adam and Eve, men seem to have used their free will not to do good things but primarily to be wicked. क्योंकि उसका ख्याल यह है कि इसी फ्री विल को हमने कभी अच्छाई के लिए यूज नहीं किया, इसको हमेशा से हम गलत कामों के लिए यूज करते हैं। That's why he is so much obsessed with this thought on evil and sin. Augustine believed that even though the human race was created by God in his own image, human beings are weak and sinful creatures. They were always tempted to do wrong and could be kept on the right path only by force. ठीक है, वो उसका ख्याल ये है कि मतलब being born sinful ये बहुत मुश्किल है कि आप इसको खत्म कर ले। There is only one possibility कि by force आपको मतलब आप इससे निकल जाएं। ठीक है, for early Christianity and the fathers of the church typified in the writings of St. Augustine, political life was corrupted by man's hereditary inclination to evil, and the state was a coercive institution designed to maintain a minimum order in a sinful world. So, उनके पर्सपेक्टिव से स्टेट as such कोई बुरी चीज नहीं है। स्टेट का काम यह है कि वो मतलब इंसान के इस सिंफुल नेचर को मतलब somehow ऑर्डर पे लाए, मतलब इसको इस सिंफुल नेचर के अंदर इससे somehow एक हेल्प कर ले इनकी इस सिस्टम में। मतलब अदरवाइज द प्योर प्लेस के जहाँ पे एक बंदे को अकॉर्डिंग टू अगस्टिन एक बंदे को सिन से निजात मिल सकता है, वो चर्च है उनके ख्याल में। ठीक है, बट स्टेट की एग्जिस्टेंस भी चर्च के हेल्प करनी है। ठीक है,
क्योंकि दुनिया में अगर कोई क्राइम होता है, कोई इवल एक्टिविटी होती है, तो अगर स्टेट उसको मतलब रोकता है, तो इट इज समहाउ हेल्पिंग द चर्च, ठीक है. सो दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द स्टेट, कि स्टेट नेसेसरीली माइट नॉट बी अ गुड प्लेस, but at the least it can help the church to somehow mitigate the sinful nature of human beings. So the ruler, even if he was a Christian, could only strive to moderate human powers, drives, and impose a minimal justice on the earthly city that would make it possible for the members of the heavenly city to reach their eternal reward. और इसी बेस पे उन्होंने सारी दुनिया को उसके पर्सपेक्टिव से हेवनली और अर्थली सिटी में डिवाइड किया है, कि ये एक अर्थली सिटी है और एक हेवनली सिटी है, ठीक है. इसकी डिटेल आगे आ रही है, ये उसके उसी सिटी ऑफ गॉड के बुक के अंदर है. सो मतलब उसका यह है कि अगर स्टेट अच्छा है और समहाउ कोशिश कर रहा है कि क्राइम खत्म कर रहा है, बुराई को रोक रहा है, तो इट इज हेल्पिंग द हेवनली सिटी, ठीक है. Augustine took Plato's condemnation of the realm of becoming as the realm of falsehood further, and condemned the whole human life on earth as tainted by sin. Earthly life was of such little worth that to engage in a discussion of politics was not much of point. Yet as human beings had to live on earth, some modicum of order was necessary. For Augustine, political order could only be maintained by an absolute monarch with enough power to keep the disorderly subjects under control. All the institutions of the political and judicial authority and their administrative and coercive agencies serve this object, that the wicked be held in check and the good given a space to live in innocence. So फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये काम उन्होंने किया कि प्लेटो का जो पर्सपेक्टिव था, मतलब जो अर्लियर प्लेटो के जो थॉट्स हैं, मतलब द रियम ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, उस बीइंग और बिकमिंग के आइडिया को अगस्टन ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसका आइडिया डिफरेंट है. अगस्टन ने इस सारी चीज को सिन और गुडनेस के साथ कनेक्ट की है. प्लेटो ने जो किया था, उन्होंने तो नॉलेज और मतलब ओपिनियन और शेडोज और रियलिटी उसी के बेस पे किया था. डिफरेंस दोनों के दरमियान ये है. अदरवाइज उन्होंने होलली एक्सेप्ट किया है उसी आइडिया को जो प्लेटो ने डेवलप किया था. सो लाइक अगस्टन वुड से कि जो दुनियावी वर्ल्ड है, जो शेडो वर्ल्ड है एक सेंस में, जो प्लेटो कह रहे थे, इट इज अ वर्ल्ड जो कि एक इल्यूजरी वर्ल्ड है, एक खराब वर्ल्ड है, एक फॉल्सहुड का वर्ल्ड है. क्यों? बिकॉज इट इज टेंटेड बाय सिन, क्योंकि इसके ऊपर असर है सिन का, ठीक है, और उसकी वजह से इसकी मटेरियलिटी करप्ट हो गई है. ये सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये करप्ट होती हैं. दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, और ये इसलिए क्योंकि ये इसी सिन की वजह से कि हम करप्ट हुए हैं ओरिजिनली. सो दैट्स व्हाई नथिंग कैन बी मेंटेन्ड बाय दैट परमानेंट वे ऑफ इनोसेंस, ठीक है. और दैट्स व्हाई ही वुड से कि अब पॉलिटिक्स का ऐसा इतना बड़ा रोल नहीं रहता इस सिस्टम के अंदर, ठीक है. पॉलिटिक्स का जस्ट ये एक रोल हो सकता है, ही वुड से, कि ईवल को चेक किया जाए और गुडनेस को प्रिवेल किया जाए, ठीक है. मतलब गुडनेस और इनोसेंस को अगर आप सिस्टम में मेंटेन रख सकते हैं, दैट्स द ओनली वे that the state should exist, ठीक है. In the city of God, Augustine sets up a contrast between the earthly city and the heavenly city. ये earthly city और heavenly city क्या है उसको वो डिफाइन करते हैं. The earthly city is not to be identified with any secular state, nor the heavenly city with the Catholic Church. उसका ये मतलब नहीं कि हेवनली सिटी से मुराद कैथोलिक चर्च है और अर्थली सिटी से मुराद स्टेट है, जो सेकुलर स्टेट है. ये मतलब बिल्कुल नहीं है. He would say the heavenly city is constituted of those who love God correctly, who find their enjoyment only in Him. मतलब उसका ये है कि heavenly city वो state of mind है, वो place है कि जिसके अंदर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, ठीक है. So this is a state or a place or a city of love, made on love, ठीक है. इसके अंदर लव का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है. एंड ही वुड से कि मतलब अगर आप खुदा से लव करते हैं, मतलब खुदा को फॉलो करते हैं, खुदा के साथ अपनी पीस
somehow spirituality find करते हैं, that is the heavenly city. ठीक है. The earthly city, on the other hand, is made up of individuals who make the error of pursuing the human function or goods like health, family or social life or knowledge as ends and themselves are the ultimate ends. मतलब उसका कहने का यह है कि earthly city वही love है to the material world. जब आप मटेरियल दुनिया के साथ मोहब्बत करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसमें अपने लिए अल्टीमेट मीनिंग तलाश करते हैं, ही वुड से दिस इज द अर्थली सिटी, दिस इज द करप्ट सिटी. ठीक है, दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट. सो ये सिटी ये एक जगह का नाम नहीं है, ये सिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक इंसान का एक मतलब एक कनेक्शन है. ठीक है, विथ सर्टन डिजायर्स एंड कनेक्शन ऑफ लव. ठीक है, मतलब आप अपने लव के बेस पे ये चीजें बनाते हैं. ठीक है, इसका कनेक्शन लव के साथ है. ठीक है, so that is how he's thinking about these two cities. Individual belonging to the two cities might share some goals, but we must not forget how different they are from each other. मतलब दोनों हमारे साथ रहते हैं, ये मटेरियल चीजें हम देखते हैं, हम इसके अंदर रहते हैं. ठीक है, सो दोनों एक ऐसे रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि जिसके अंदर गुडनेस और बैडनेस और बीइंग इन लव विद द मटेरियल एंड बीइंग इन लव विद द गॉड, ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं. ठीक है, ये दोनों मिक्स अप होते हैं. सो दोज बिलोंगिंग टू द हेवनली सिटी ओनली एस्पायर टू an earthly peace is a means to reach their goal of the communion with God. Unlike the denizens or the dwellers, जो रहने वाले हैं, residents of the earthly city, they never seek earthly goods for their own sake. So उसके कहने का मतलब यह है कि जब हम खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं या उस हेवनली सिटी में होते हैं, सो ये एक ओनली प्लेस है कि जिसके अंदर हम एक एवरलास्टिंग पीस फाइंड कर सकते हैं. मतलब फॉर एवर हैप्पीनेस, फॉर एवर एंजॉयमेंट इसी के अंदर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और उसी के बेस पे भी शायद हम इस दुनिया में एक अच्छा कॉमनवेल्थ डेवलप कर सकते हैं. बट ही वुड से कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल इन मटेरियल वे. ठीक है, इट माइट बी ओनली पॉसिबल के फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड, मतलब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में हो तो then we can have that possibility. ठीक है, so that is how he's thinking about the two cities and the two state of mind. ठीक है, this implies that there is something in Christianity which leads its followers to neglect their political community. To this, Augustine replies that the earthly city can no longer serve the moral needs of its people. In earlier conceptions, the political community not only served the material, but also the moral and spiritual needs of individuals. For Augustine, it can no longer do so. Hence, for Augustine, the earthly city community loses its importance. Nevertheless, Augustine always preached complete obedience to the political rulers. His affirmation of the heavenly city did not lead him to encourage any kind of dissent to the rulers of the earthly cities, however venal they might be. If citizenship can be defined as loyal obedience to one ruler, then one can say that for Augustine, Christianity did not undermine the virtues of citizenship. So, ultimate point उसके कहने का यह है कि जिस तरह हमारा पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं कि हमारा एज अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव यह है कि हम अपने हेवनली सिटी को फॉलो करें, और इसलिए हम दुनिया के इस सिस्टम के साथ एज सच कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है. मतलब कि किसकी हुकूमत है, कौन रूल कर रहा है, ही वुड से ये सारी जितनी भी दुनिया में विकेडनेस एग्जिस्ट करती है, ये इंसान के सिंफुल नेचर का नतीजा है, ओरिजिनल सिन का नतीजा है. अब इससे निकलने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं. दैट इज हाउ अगस्टिन इज सेइंग, एंड दैट इज हाउ ही वुड से कि अगर क्रिश्चियंस उस रोमन एम्पायर में रह रहे थे, सो दे लिव्ड बट दे डिड नॉट अंडरमाइन द वर्च्यूज ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, दे डिड नॉट अंडरमाइन द सिस्टम. They would say कि वो रह रहे थे because they believed in the Jesus Christ, but they did not crumble the empire, or they did not develop any kind of rebellion against the empire. That is how he is thinking about the Roman Empire as well. So he would say कि we should follow any kind of political authority which exists. ठीक है, दुनिया में चाहे tyranny हो, चाहे मोनर्की हो, चाहे अरिस्टोक्रेसी हो, बस हमें फॉलो करनी चाहिए. हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, जो हमारे लिए ठीक रास्ता है वो हमारा एक स्पिरिचुअल रास्ता है.
ना के मटेरियल रास्ता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ अगस्टन वाज डेवलपिंग हिज थॉट्स इन द मिडिल एजेस। देयर इज सो मच टू दिस डिस्कशन, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास मैंने इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को अवॉइड किया है, मैंने वो डिस्कशन इसमें नहीं लाई। स्लेवरी के ऊपर भी उसका एक अलग डिस्कशन है, बट अगेन वो सारा इसी को ही कनेक्ट करते हैं कि इवन दुनिया में अगर स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती है तो ये इंसान के ओरिजिनल सिन का नतीजा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ ही वुड थिंक अबाउट एवरीथिंग इन दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो anyway, that is how Saint Augustine is developing his thoughts. मैं जल्दी से ये दूसरा एक पर्सपेक्टिव है इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। ये बहुत आसान है, इसको मैं इजीली कवर कर सकता हूँ। इसमें कोई डिटेल इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है जिसका जिक्र है, लेकिन ये जहन में रखे कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है इसके दौरान, मतलब सेंट अगस्टन और जॉन ऑफ सेलिसबरी दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। जॉन ऑफ सेलिसबरी बहुत बाद में आए हैं इंग्लैंड में, और उसका ताल्लुक उसी एंग्लो सैक्सन डिसेंडेंट उस ग्रुप से है, उस ट्राइब से है। ही वाज अ फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट, डिप्लोमेट एंड लेटर ऑन अ बिशप ऑफ चार्टर्स। You might see he is again that Christian person involved within the Catholic system, but जिस टाइम पे सैलिसबरी अपने आइडियाज पेश कर रहे हैं, उसके थॉट्स अभी तक एरिस्टोटल या किसी और से इंस्पायर नहीं हुए, क्योंकि एरिस्टोटल उसके बाद डिस्कवर हुए हैं। सो यू कैन सी के उसके थॉट्स के ऊपर सिसरो और बहुत से इवन प्लेटो का असर भी जॉन ऑफ सेलिसबरी के थॉट्स के ऊपर है। सो ही इज एन इंग्लिश फिलोसोफर, हिज वर्क इज मेनली कनेक्टेड टू द कॉमनवेल्थ। उन्होंने अगेन उस कॉमनवेल्थ के आइडिया के ऊपर बात की, और चर्च और स्टेट के दरमियान एक प्रॉब्लम उसी टाइम पे जा रहा था जिसको कवर अप करने की उन्होंने कोशिश की है। सो जॉन ऑफ सेलिसबरी ये बहुत लेटेस्ट फिगर हैं, लेटर मिडिल एजेस इसको कहते हैं, जिस टाइम पे जॉन ऑफ सेलिसबरी के थॉट्स आते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है पॉलीक्रेटिकस। ये बुक उन्होंने लिखा और इस बुक के अंदर उन्होंने अपने थॉट्स पेश किए। सो लेट्स कम इनटू हिज आइडियाज। इसको आइडियाज को नाम दिया जाता है द ऑर्गेनिक एनालॉजी, ठीक है। द ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या आइडिया है इसको देखते हैं। सो John's work took inspiration from the Stoics such as Cicero and developed the idea of a commonwealth. John is probably the first medieval theorist to use the organic analogy in describing the political community. He is very much interested in the politics. He is very much interested in the commonwealth idea. But he is again saying कि मतलब जो political structure होगा वो चर्च के ताबे होगा। चर्च मतलब एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है उनके ख्याल में, ठीक है। लेकिन वो किस अंदाज में ये रोल प्ले करता है, उसके लिए उन्होंने ये ऑर्गेनिक एनालॉजी दी, मतलब ऑर्गेनिक बॉडी के साथ कंपेयर किया है उसने। और ये कंपैरिजन वो किस तरह करते हैं आप देखें। ही saw the commonwealth as a body endowed with a life of its own. वो कहते हैं कि जो रियासत होती है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक जिंदा बॉडी है, ठीक है, एक जिंदा लिविंग चीज है, ठीक है। विद द किंग एज इट्स हेड, द चर्च इट्स सोल and all other members of the body politic performing some lesser functions, के जिसके अंदर किंग को एक हेड का एक स्टेटस हासिल है, चर्च को उसका स्पिरिचुअल स्टेटस हासिल है, और बाकी जितने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर, इसी तरह स्टेट के बाकी मतलब ऑर्गन्स हैं जो कि वर्क करते हैं। The commonwealth, like the human body, can flourish only when all its parts are healthy. He would say कि मतलब कॉमनवेल्थ उस वक्त तक सही वर्क कर सकता है जिस तरह के एक ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स हेल्थी हो तो एक सही वर्क कर सकता है। दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द स्टेट एज वेल। द रूलर एज डायरेक्टिंग अथॉरिटी ऑफ द कॉमनवेल्थ हैज द पैरामाउंट ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड। मतलब अथॉरिटी रूलर के पास है, हेड के पास है, तो इसलिए हेड का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। He must rule justly, that is in accordance with the law. And if he is to maintain the well-being of the commonwealth, authority to rule comes to the prince from God and from the church, which is God's representative organization on earth.
सो ही वुड से कि एक सही हुकूमत के लिए किंग का अच्छा होना जरूरी है, और किंग तब अच्छा होगा कि जब वो लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, और उसी बेस पे कॉमनवेल्थ के अंदर वेल बीइंग होगी, ठीक है। और ही वुड आल्सो से कि अथॉरिटी खुदा की तरफ से आती है, ठीक है, मतलब उसके रूलरशिप के लिए जितनी भी गाइडलाइन आती है वो चर्च की तरफ से आती है, तो वो चर्च खुदा का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में, ठीक है। सो इफ अगर वो लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, तो if the law is followed, the prince must be obeyed patiently and with pleasure. अगर वो खुदा के प्रीसेप्ट्स को, खुदा के कमांडमेंट्स को फॉलो करता है और जस्ट वे के साथ जा रहा है, तो उसको मतलब सब ने उसको ओबीडियंस करनी है, ठीक है, और खुशी के साथ, ठीक है, मतलब नो वन शुड बी ग्रम्पी अगेंस्ट any ruler who is just, ठीक है। So an attack upon a just ruler is an attack upon God, who endowed him with his rulership, ठीक है। अगर कोई जस्ट रूलर को क्वेश्चन करे तो ये ऐसा है जैसे कि वो खुदा को क्वेश्चन कर रहा है। बट अ प्रिंस हु फ्लाउट्स द लॉ and who rules by force alone is an abomination in the eyes of God. लेकिन अगर कोई प्रिंस, अगर कोई बादशाह खुदा के कानून के अपोजिट रूल कर रहा है अपने परसेप्शन से, अपने डिजायर से, तो वो खुदा के सामने एक सिंफुल क्रिएचर है, एक एबोमिनेशन है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। So when tyranny oppresses men, the commonwealth is ill, and in the same sense in which the human body is ill when the brain is diseased. So he would say कि just like इंसान का दिमाग जब खराब हो जाता है तो उसकी सारी बॉडी खराब हो जाती है, ठीक है। So similarly he would say कि अगर उसका रूलर करप्ट हो जाता है, टिरनस बन जाता है, तो उस केस में वो कॉमनवेल्थ, वो स्टेट भी करप्ट हो जाती है, ठीक है। So the distinction between a just ruler and a tyrant lies in whether or not the commonwealth is governed according to law. ये मैटर करती है कि मतलब जस्ट रूलर कौन है और टायरेंट कौन है, ठीक है। जस्ट रूलर वही है जो के लॉज को ओबे करता है, जो के वो लॉज जो के चर्च ने उसके लिए बनाए हैं, और टायरेंट रूलर वही है जो के अपनी मनमानी करता है, ठीक है। सो द कम्युनिटी हैज नो ऑब्लिगेशन पेशेंटली एंड पैसिवली टू सबमिट टू द रूल ऑफ अ टायरेंट, ठीक है। अ कैंसर शुड बी कट आउट, ठीक है। जॉन इज फर्स्ट medieval writer to develop a defense of the tyrannicide, and he does so in clear and forceful terms, ठीक है। like he is the first thinker medieval times में कि जो कि वो कहते हैं कि अगर आपका रूलर खराब है तो उसको खत्म करो, ठीक है, इसको इवन किल करो, ठीक है। ही वुड से कि ये कैंसर है अगर आपका जो रूलर है वो करप्ट हो जाता है, ठीक है। सो द टायरेंट इज पनिश्ड बाय गॉड, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ गॉड्स डिसाइडिंग वेदर द एक्ट ऑफ रिट्रीब्यूशन शैल बी बाय हिज ओन और बाय ह्यूमन हैंड्स। अब ये डिपेंड करता है कि खुदा उसको खुद अपनी तरफ से मतलब उसके ऊपर कोई बीमारी से उसको हलाक करता है और या इंसानों के हाथों से उसको मारता है, ठीक है। सो बट अगेन टायरेंट पनिश होता है बाय गॉड, ठीक है। जॉन ऑफ सेलिसबरी वाज also probably the first writer clearly to state the doctrine of the ecclesiastical supremacy over the secular authority. Ecclesiastical means religious, church से जो रिलेटेड होती हैं, तो ही वुड से कि ecclesiastical authority जो चर्च की अथॉरिटी है वो सुप्रीम है सेकुलर अथॉरिटी पे, मतलब जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो उसी के अंडर होगा। इफ वी आर टू इंटरप्रेट हिज वर्ड्स लिटरली, वी आर लेड टू द कंक्लूजन दैट फॉर जॉन both the secular and the spiritual words are given to the church which in turn endows the prince with his power, ठीक है। सो उनके ख्याल में चर्च के अंदर ये दो स्वर्ड्स होती हैं, एक सेकुलर है, एक स्पिरिचुअल है, ठीक है। और ये दोनों स्वर्ड्स, इसमें से जो सेकुलर स्वर्ड है ये चर्च प्रिंस को दे दी है, ठीक है, कि आप हुकूमत करें, ठीक है। बट अगेन ये कौन देता है? चर्च देता है। तो दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग के अथॉरिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। ऑल अथॉरिटी इज ऑफ रिलीजियस ओरिजिन, बट द सेकुलर इज ऑफ एन इंफीरियर दो नेसेसरी काइंड, ठीक है। सेकुलर इंफीरियर है, मतलब उससे सेकेंडरी पोजीशन पे है, बट अगेन द पावर कम्स फ्रॉम द चर्च, ऑल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द चर्च and it is religious. Most important, however, in John's theory is his insistence that the ruler has an obligation to his subjects. The prince is not justified in seeking his own ends. He is the steward of God, and his responsibility is to ensure that the affairs of the community are conducted in such a way that the souls of the people are saved. So, मतलब उसके थ्योरी के मुताबिक ये जितने भी लोग हैं ये रूलर के मातहत हैं, और एक रूलर, एक प्रिंस,
उसका बेसिक काम यही है कि वो खुदा के मतलब जो खुदा की तरफ से जो दी गई अहकामात हैं, जो मतलब जो कमांड्स हैं, उसको वो ओबे कर ले और उसको लोगों की गुडनेस के लिए वो अपने कॉमनवेल्थ को मेंटेन करे, कम्युनिटी को इसी बेस पे मेंटेन करे. So the ruler must ensure develop and maintain a Christian state. It is not enough that he should preserve peace and order. सिर्फ पीस और ऑर्डर से काम नहीं चलता, उसके लिए उसको चाहिए कि वो एक वेल बीइंग का रियासत कायम करे, एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करे. He must create the conditions of a well-being for his people which are necessary to their moral welfare. उनकी moral spiritual guidance भी करे at the same time. The power of the ruler is therefore conditional. मतलब इसको देखा जाएगा कि ये जो रूलर है ये अपना काम परफॉर्म करता है या नहीं करता. अगर वो नहीं करता तो उस केस में ये उसकी अथॉरिटी कंडीशनल है, मतलब उसको रिमूव किया जा सकता है. इफ ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज प्रॉपरली ही मस्ट बी ओबेड, फॉर ही इज कंप्लाइंग विद द लॉ एंड द विल ऑफ गॉड. If he acts contrary to law and divine will, the people have not only a right but a duty to remove him and even if necessary to kill him. तो मतलब यहाँ तक के लोग उसको किल भी कर सकते हैं. उससे पहले ये बात किसी ने नहीं की. ये जॉन ऑफ सेलिसबरी इज द फर्स्ट पर्सन के वो इस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं. जॉन ऑफ सेलिसबरी से पहले किसी ने ऐसी बात नहीं की. मतलब उससे पहले जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि बस पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ आप मतलब एक उसको सपोर्ट कर ले, उसको ओबे कर ले, उसके खिलाफ कोई डिसरप्शन क्रिएट ना करे या रिबेलियन क्रिएट ना करे. ठीक है, सो दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट इट. अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हैं तो आई कैन सम अप दिस डिस्कशन एंड इट विल बी द एंड ऑफ दिस कोर्स एज वेल. सेंट थॉमस एक्वाइनस, अगर बट दैट्स अप टू यू. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको आज ही खत्म करता हूँ ताकि मतलब जो आपका कोर्स है वो खत्म हो जाएगा. ये जो स्टार्ट में जो डिस्कशन है उसकी बिब्लियोग्राफी है, सॉरी इसकी बायोग्राफी है, सॉरी, और एक्वाइनस के लाइफ के बारे में बातें हैं कि मतलब वो कहाँ पे पैदा हुए, उसने क्या क्या काम किया, और मैं ब्रीफली आपको बता सकता हूँ कि और इट सीम्स कि आप मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ. सो थॉमस एक्वाइनस इटालियन फिलोसफर हैं, रोम के साथ कनेक्शन है उसका. यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलीज से उन्होंने स्टडी की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी पढ़ाते रहे. डिफरेंट रीजन्स में जो मतलब वेस्टर्न यूरोप है उसमें वो पढ़ाते रहे. ही वाज अ वेरी वेरी मच इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर for the rest of the like modern and the later medieval times. उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट थॉमस एक्वाइनस को हम देते हैं वो इसी बेस पे देते हैं कि उन्होंने एरिस्टोटल को रिवाइव किया. जिस टाइम पे थॉमस एक्वाइनस का सोच रहे थे, वो खुद भी एक रिलीजियस पर्सन है, वो खुद भी रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, थियोलॉजियन भी हैं. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल यही था कि किस तरह एरिस्टोटल की फिलॉसफी को हम क्रिश्चियनिटी के साथ और रिलीजन के साथ ओवरऑल रिलीजन को कंबाइन कर ले. और ये भी आपको बता दूं कि थॉमस एक्वाइनस एक बहुत बड़ा ब्रॉड माइंडेड किस्म का पर्सन है. वो हर एक चीज को सिर्फ क्रिश्चियन एंगल से नहीं देखता, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को तलाश करता है, वो रिलीजन को एज अ होल देखता है. ठीक है, और ये एक ऐसा टाइम था कि थॉमस एक्वाइनस और इब्न रुशद को अगर आप देख ले जो कि मुस्लिम फिलोसफर हैं, या जूइश फिलोसफर मोसेस माइमोनिडीज को अगर आप देख लें, ये सारे लोग कंबाइंडली वर्क कर रहे थे इन चीजों के ऊपर. सो इब्न रुशद या उसके टाइम के जो लोग थे वो सारे मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बात कर रहे थे कि किस तरह इस्लामिक थॉट को एरिस्टोटल के साथ कंबाइन किया जाए. और मोसेस माइमोनिडीज जूइश फिलोसफर था, तो उसका ख्याल ये था कि हम किस तरह जूडिज्म को एरिस्टोटल के वर्क के साथ कंबाइन कर ले. तो एक्वाइनस भी इसी काम पे लग गए कि किस तरह में जो एरिस्टोटल का वर्क है उसको क्रिश्चियनिटी के साथ कंबाइन करूं, रिकंसाइल कर लूं. सो दैट इज हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द फिलोसफी एंड रिलीजन ऑफ हिज टाइम. एंड और ये भी एक पॉइंट है कि मतलब फिलोसफी बहुत ज्यादा रेशनल है, रिलीजन बहुत ज्यादा फेथफुल है. तो फेथ और रीजन कैसे कंबाइन हो सकते हैं, दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द एक्वाइनस वर्क.
ठीक है, जो एक्वाइनस ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी वो इसी पॉइंट पे गुजारी, और एंड ही वाज प्रीटी सक्सेसफुल इन दिस वर्क, ठीक है। सो लाइक आप यहाँ पे देखें तो कहते हैं कि religion was not a system of revelation alone. A large part of religious knowledge was based on rational deliberation, and many of the claim of religion could be approached through rational argument, ठीक है। सो उनका ये ख्याल है कि रिलीजन सिर्फ फेथ पे इन्हिसार इसका नहीं करना चाहिए, मतलब इसके साथ हमें रेशनल थिंकिंग भी कंबाइन करनी चाहिए, मतलब हमने रिलीजन को रेशनल वे के साथ भी देखनी चाहिए, ठीक है। Taking seriously Aristotle dictum that all human beings by nature desire to know, Aquinas took a position against Augustine's denunciation of man's curiosity and instead celebrated a human desire for knowledge as a sign not of human hubris but of human perfectibility. तो उसने ये किया कि मतलब उसने इसी आइडिया के साथ इत्तेफाक नहीं किया जो अगस्टन बता रहे थे कि सारी दुनिया तो ओरिजिनल सिन पे कायम है और इसके अंदर तो कोई भी चीज मतलब वर्थ परसुइंग नहीं है। एक्वाइनस ऐसा नहीं सोचते, एक्वाइनस कहते कि नहीं, ये दुनिया अगरचे इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसमें शक नहीं, बट हमने इसके अंदर जाके इसको एक बेस्ट पोजीशन पे लानी है। और आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस एक्वाइनस के ऊपर हावी है, ठीक है। आपने देखा कि अगस्टन के ऊपर प्लेटो का असर था, तो अगस्टन ने कहा कि दुनिया को छोड़ो और रिलीजन और स्पिरिचुअल मैटर्स में चले जाओ। एरिस्टोटल का असर चूंकि एक्वाइनस के ऊपर है, तो एरिस्टोटल को अगर आपको याद है तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम इस दुनिया से नहीं जा सकते, हमें इस दुनिया में जाके ही काम करना है, हमें इस दुनिया को ठीक करना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ ही इज आल्सो सेइंग कि मतलब हमने इस सिस्टम के अंदर वर्क करना है, हमने इसको ठीक करना है। That is how Aquinas is also thinking, ठीक है। So अगरचे उसी टाइम पे चर्च ने एरिस्टोटल को कंडेम किया था, और चर्च के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एरिस्टोटल। They would say कि एरिस्टोटल is a heretic person, like they would not accept Aristotle. But Aquinas thought कि नहीं, this is not the solution. मतलब अगर कोई बात हमारे रिलीजन के साथ मतलब रिकंसिलिएशन में नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम उसको खत्म कर लें, ठीक है, या उसको हम छोड़ दें, या उसको हम हेरेसी करार दें और उसको निकाल दें, ठीक है। एक्वाइनस थॉट के नहीं, वी शुड थिंक अबाउट इट एंड वी शुड परस्यू इट, ठीक है। सो दैट इज हाउ एक्वाइनस has developed his impression within the Christianity. So he tried to marry Aristotelianism with Christianity. Aquinas himself wrote as many as 12 commentaries on Aristotle's work. ये जो टाइम पीरियड है 1269 से 1272 तक, और उन्होंने एसिमिलेशन की एरिस्टोटल्स के आर्गुमेंट की इन क्रिश्चियन थॉट। जो सबसे बड़ा वर्क है उसका सुम्मा कंट्रा जेंटिले एंड सुम्मा थियोलॉजिए, ये उसके बहुत बड़े बुक्स हैं, ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा पेजेस का वर्क है, और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्क है जो कि एक्वाइनस ने किया है, और ये कंप्लीट भी नहीं है, उसकी डेथ हो गई है और ये इनकम्प्लीट ये वर्क रह चुका है। लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ही आंसर्ड एवरीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग विद इन दीज फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स। उन्होंने खुदा के क्वेश्चन के ऊपर भी बात की, एंजल्स के ऊपर भी बात की, उनको भी रैशनलाइज करने की कोशिश की, स्टेट के ऊपर भी बात की, मतलब हर एक चीज को उन्होंने कवर किया है। और आजकल कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है एक्वाइनस के वर्क के ऊपर। अर्लियर तो मतलब इन्होंने एक्वाइनस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बाद में कैथोलिक चर्च को पता चला कि तो बहुत बड़ा वर्क है, तो इन्होंने फिर उसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। सो दैट इज हाउ एक्वाइनस वाज एक्सेप्टेड एंड एक्वाइनस डिड हिज जॉब। लेट्स कम टू हिज आइडियाज, ठीक है। उसके थॉट्स क्या थे और क्रिश्चियनिटी के साथ उन्होंने कैसे कंबाइन करने की कोशिश की है। सो इन द क्रिश्चियन वेल्टनशॉन्ग, ये खैर ये टर्म जर्मन लैंग्वेज का है, मींस वर्ल्ड व्यू। क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के अंदर, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट वर सिग्निफायर्स ऑफ मेन्स फॉलन नेचर। आपने देखा अगस्टिन ने कहा कि यार ये दुनिया, ये पॉलिटिक्स, ये जो भी चीजें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम सब खराब हैं, हमारा इनर प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। Men were essentially wicked and therefore they were required to be disciplined into submission by the force of the king's word, ठीक है। सो अर्लियर यही आइडिया डेवलप हुआ कि मतलब we should be given some kind of discipline and order by a king,
ठीक है, बट एक्वाइनस के लिए ये पोजीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक्वाइनस इंटरप्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज इन अ डिफरेंट मैनर. फॉर हिम political rule was not a sign of sinfulness because political rule existed even before sin, when man was in the state of innocence. Aquinas explains man is by nature a social animal, and so in the state of innocence would have lived a social life. So he would say कि नहीं, man is not समथिंग जो कि सिर्फ सिंफुल है, वो एक्सेप्ट करेंगे इस पॉइंट को कि इंसान के अंदर सिन है, बट ही वुड से कि इससे पहले इंसान सोशल भी है, और ये सोशल नेचर बहुत ज्यादा मैटर करती है. मतलब अगर आप एक इंसान को एक अच्छी कम्युनिटी प्रोवाइड कर ले तो उसकी सिंफुलनेस आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ ही वुड से कि लेट्स वर्क ऑन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, लेट्स वर्क ऑन द सोशल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन. मतलब इंसान के इस सोशल स्ट्रक्चर पे हमें काम करनी चाहिए, ठीक है. सो पॉलिटिकल रूल इज कंड्यूसिव to human welfare and not an aspect of human sinfulness. Man is not only a rational animal, man is by nature a social and political animal who lives in a community. Only in a community with the help of others is a man able to provide for all his needs. Since reason alone cannot fulfill all man's needs, it is therefore necessary for man to live in a community so that each man may devote his reason to some particular branch of learning. One to medicine, another to something else, another to something else again. And this is shown especially by the fact that only man has the capacity to use speech, by means of which one man can reveal the whole content of his mind to another. So he would say कि इसी रीजन को हम यूज करेंगे, ठीक है, और इसी रीजन को हम कम्युनिटी के दायरेकार के अंदर यूज करेंगे. मतलब कम्युनिटी को देखेंगे, सोशल सिस्टम को देखेंगे, उसके अंदर अपनी स्पीच को यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, फ्रीडम होगी, डिस्कशन होगी. उसी डिस्कशन और डिबेट के ऊपर ही हम एक हेल्थी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, और ये हेल्थी कम्युनिटी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी जो कि लेटर ऑन हेल्प करेगी हमें उस हमारे सिंफुल नेचर को ओवरकम करने में. So he is a very moderate person, he is very broad-minded person, he accepts all kinds of authority, he accepts all kinds of people at the same time, ठीक है. So again you can see कि एरिस्टोटल का असर उनके ऊपर है, क्योंकि आपने देखा था कि एरिस्टोटल was also saying कि मतलब अगर आपने political community बनानी है तो you need the freedom of speech, ठीक है, you need to discuss these things, ठीक है. So that's why he would say कि सिर्फ रीजन नहीं बल्कि स्पीच is also important, ठीक है. Aquinas, unlike Augustine, does not think that political rule has to be tolerated as a necessary evil. मतलब हम जस्ट ये नहीं कह सकते कि ये जो बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ये बस evil है तो इसलिए बस जो भी हो इसको accept करो. He would not say that. His primary concern is to discern which kind of political rule is the most beneficial to man. मतलब इंसान के लिए beneficial rule important. मतलब ये नेसेसरी है कि हम देखें कि कौन सा रूल इंसान की पॉलिटिक्स को एनहांस करता है, इंसान की सोशिएबिलिटी को डिटरमिन करता है, ये चीज मैटर करती है. ही स्पेंड सम टाइम्स कंसीडरिंग व्हिच इज बेटर, अ किंगशिप और अ रूलर बाय मेनी. इस पे वो बहुत ज्यादा रेसलिंग करता है कि क्या एक बंदे की हुकूमत अच्छी है या मेनी मतलब ज्यादा लोगों की, मतलब क्या एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा है या एक मोनार्किकल स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है. सो ही आर्ग्यूज दैट गिवन द कॉमन गुड एम्ड एट इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज यूनिटी और पीस, दिस एंड इज बेटर रियलाइज्ड इन अ मोनार्की. ही वुड से कि मतलब एक स्टेट के अंदर अगर आप यूनिटी कायम करना चाहते हैं तो उस केस में मोनार्की फिर ज्यादा बेहतर है, ठीक है. To explain his stance, Aquinas asks us to look at the model of nature. He would say those things are best which are most natural. For in every case, nature operates for the best. And in nature, government is always by one. If those things which come about through art do so by imitation by those which exist in nature, and if work of art is better to the degree that achieves a likeness to what is in nature, it is necessarily true in the case of human affairs that the community is best which is ruled by one. So यहाँ पे वो नेचर के साथ एक सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपको याद हो कल जो मैंने बात की नेचुरल लॉ के ऊपर, कि नेचुरल लॉ के अंदर खुदा उस सारी चीजों को गवर्न करता है. सो ऑन दैट बेसिस ही वुड से कि हमारे स्टेट के अंदर भी एक ही पर्सन हो और वो सारे सिस्टम को गवर्न करे. सो ही वुड से कि देयर शुड बी दिस रिजेम्बलेंस बिटवीन द नेचुरल सिस्टम
एंड द गवर्नमेंटल सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर भी अगर एक बंदा हो तो कम्युनिटी के अंदर पीस और बेस्ट सिस्टम पॉसिबल है। अगर नेचर के अंदर भी हम देखते हैं कि वो कहता है कि एक खुदा है जो कि सारे सिस्टम को गवर्न कर रहा है, और उसी के अंदर मतलब एक पीस और हार्मनी और कॉस्मिक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज हाउ ही वुड से कि मतलब हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए इस केस के अंदर। Aquinas uses several arguments in support of monarchy as the best form of government, but he also concedes that sometimes government by many might be better. He also say कि मतलब there might be some possibility as well कि एक बंदा करप्ट भी हो सकता है, उसके साथ फिर क्या करेंगे, ये एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर समटाइम्स ये डिपेंड भी करता है कि लोगों की ओरिएंटेशन क्या है। शायद लोगों के लिए ज्यादा बेहतर एक ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें मेनी लोग पार्टिसिपेट कर, मेनी पीपल पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। सो in doing this, Aquinas was introducing a new idea, because until the 13th century it was assumed that monarchy was the only best form of government, but also the only one that was in accordance with the divine intention. So like ये भी कंसीव करते हैं कि ज्यादा लोगों की हुकूमत अच्छी है और उसमें पॉसिबिलिटी अच्छाई की हो सकती है। और ये एक नई बात थी, मतलब 13th सेंचुरी तक मिडीवल एजेस में सिर्फ यही बात थी कि बस एक मोनार्क ही एक बेहतर रूलर है, और मोनार्क ही खुदा की तरफ से ही मतलब एक अता किया गया एक अथॉरिटी है, ठीक है। So he is also open to accept the idea of a republic. So he say in a republic, however, the citizens might feel that the common good is really being considered and therefore given their best. Aquinas might have used Aristotle's classification of constitution, but many of the argument he used to support different kinds of government vary from those of Aristotle. बास चीजों पे वो अरिस्टोटल को एक्सेप्ट नहीं करते। So here we can see कि Aquinas is a Christian thinker for whom all individuals are God's creation, and so all individuals should have reason in them, ठीक है। So मतलब वो necessarily वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ही वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, के लोगों की क्या टेम्परेंस है, लोगों की क्या रीजंस हैं। लेकिन ही वुड ऑल्सो से कि बेहतर हुकूमत वही होगा कि जिसके अंदर क्रिश्चियन system हो, Christian solidarity exist करती हो। So again, since he is a Christian, that's why he is also like combining that idea as well. His support of for monarchy is on the ground of the principles of unity being better. वो ये जो monarchy का principle वो accept करते हैं वो just इस unity के base पे कि इसके अंदर unity होती है। That is his reason for finally choosing the monarchical form of government over the republican one, where the many rule, dissension easily break out, and this leads to tyranny, which is the worst form of government. Again, the rule of many turns into tyranny more rather than the less frequently than that of the one. So he would say कि जो मेजॉरिटी की हुकूमत होती है या जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें टेरेनियस चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक बंदा हुकूमत चाहता है, हर एक बंदा पावर में रहना चाहता है। तो इसलिए ही वुड अगेन से कि मतलब एक मोनार्किकल स्ट्रक्चर फिर भी बेहतर है। बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एक्वाइनस ने सॉल्व नहीं किया, उसने इसको ओपनली छोड़ा है। ही वुड से कि आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड इवन ही सेड दैट इन हिज वर्क, ठीक है। सो मोरओवर द tyranny that results from one corrupt monarch is less harmful than the tyranny that is the result of an entire body of authority that is corrupt. So the monarch as a tyrant can only take away individual goods, but when the regime of many turns into corrupt, peace itself is disrupted. So he would say कि अगर मोनार्क खराब हो जाए तो वो एक बंदा है, ठीक है, सारी अथॉरिटी करप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सारे लोग करप्ट हो जाएं, अगर सारे इंडिविजुअल्स करप्ट हो जाएं, तो फिर उस केस में सारा पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसलिए वो ज्यादा मोनार्की के सपोर्ट में है, बट अगेन वो इतना हार्ड लाइन हार्ड कोर सपोर्टर नहीं है। ही वुड ऑल्सो से कि टिरनी फिर भी एग्जिस्ट करती है, और फिर प्रॉब्लम यही आता है कि अगर कोई बंदा टायरेंट बन जाता है उसके साथ हम क्या करें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Aquinas also discusses when the ruler becomes a tyrant, should the people rebel against the tyrant and attempt to depose him? In cases where it belongs by the right to a community to provide a ruler for itself, that community can, without injustice, depose or restrain a king whom it has appointed, if he should abuse royal power tyrannically. Nor should such a community be thought disloyal if it acts to depose a tyrant, even if the community has already pledged itself in
to him in perpetuity. For the tyrant who has failed to govern the community faithfully as the office of the king requires has deserved to be treated in this way. So he would say कि tyrant को remove करना चाहिए, ठीक है, but at the same time he is also very prudent person. Aquinas is thinking कि ये तो possible है कि मतलब जो बंदा उस रूलर को मतलब रिप्लेस कर रहा है वो भी तो गलत हो सकता है, और फिर ये भी एक मतलब एक कंटिन्यूटी बन जाती है, एक परपिचुइटी बन जाती है कि हर एक बंदा ये कहेगा कि ये तो गलत है और मैं ही ठीक हूं. मतलब यहाँ पे एक क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं है, ठीक है. बट अगेन ही वुड से कि रिबेलियन को चांस नहीं देनी चाहिए, ठीक है. ऐसा अगर आपने टायरेंट को रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर ले, बट इस बात का भी ख्याल रखे कि सोसाइटी रिबेलियन ना बन जाए, कि मतलब वो हर एक रूलर को मतलब वो डिपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ठीक है. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन रिमूविंग समवन फ्रॉम दैट ऑफिस, ठीक है. That is how Aquinas is thinking. This support of rebellion by the people overturns the Augustinian picture of constant obedience and actually sits quite uneasily with how Aquinas himself ends the chapter. So लाइक वो अगस्टन की तरह ये नहीं कहते कि मतलब आप रिबेलियन ना करें, ठीक है, बस आप सपोर्ट कर. ही वुड नॉट से दैट. ही वुड से यू शुड कमिट रिबेलियन, बट उसका भी एक हद होना चाहिए, उसके अंदर भी एक खास वे होनी चाहिए. मतलब आपने देखना है कि अब यहाँ पे ये रूलर, ये किंग जो है, क्या उसके अंदर क्या लेजिटिमेट पॉइंट है कि उसको खत्म किया जाए या नहीं, ठीक है. So Aquinas concludes by stating that God let tyrants rule as punishment to sinners because of the sins of the people. Finally वो इसी कंक्लूजन पे आता है कि शायद ये हमारे गुनाहों का नतीजा है कि हमारे ऊपर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक्वाइनस के साथ इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है. ही वुड से कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसका शायद कोई सोल्यूशन नहीं है, और शायद लोग इसके रिस्पॉन्सिबल, शायद ये लोगों की बुराइयों का नतीजा है. गिल्ट देयरफॉर मस्ट बी टेकन अवे सो दैट द स्कर्ज ऑफ टिरेनी मे सीज, ठीक है. वो कहते हैं सोसाइटी से बुराई को खत्म करना जरूरी है ताकि हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत ना हो, ठीक है. द क्रिश्चियन एलिमेंट्स इन एक्वाइनस पॉलिटिकल थॉट कैन आल्सो बी सीन इन हिज एक्सहॉर्टेशन टू मोनार्क्स टू ऑलवेज रूल इन द कॉमन इंटरेस्ट. So like that is how he would complete his ideas. But let's come to his final thoughts on the laws. और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा important जो एक्वाइनस के आइडियाज़ है वो यहाँ पे हैं. So इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि वो लॉ के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ये आइडियाज़ बहुत बाद में लोगों ने फॉलो किए हैं, बहुत से फिलोसफर्स ने भी और बहुत से रूलर्स ने भी, सिस्टम्स के अंदर भी. सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्वाइनस पॉलिटिकल थ्योरी इज हिज थ्योरी ऑफ लॉ. फॉर हिम, एज वी ऑलरेडी सा, अ गुड मोनार्क मेंटेन्स जस्टिस इन हिज किंगडम बाय रूलिंग थ्रू लॉज, ठीक है. सो एक अच्छा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वही होगा जिसके अंदर लॉ मेंटेन हो. और अगेन ये लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस वो इसलिए करते हैं, अगेन वो एरिस्टोटल से इंस्पायर हैं, ठीक है. एरिस्टोटल के लिए भी रूल ऑफ लॉ मैटर करती थी और एक्वाइनस के लिए भी मैटर करती है. लॉ इज अ काइंड ऑफ रूल एंड अ मेजर ऑफ एक्ट्स बाय व्हिच समवन इज इंड्यूस्ड टू एक्ट एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्टिंग. मतलब लॉ एक ऐसा रूल है, एक मेजर है, एक यार्ड स्टिक है कि जिसके अंदर आपके एक्शंस को जज किया जाता है कि आपने क्या काम करना है, क्या आपने नहीं करना, ठीक है. ये एक पैमाना है, ठीक है, जिसपे आप लोगों को जज करते हैं. Aquinas defines law an ordinance of reason for the common good, made and promulgated by him who has the care of the community. He would say कि law हमेशा से रीजन की तरफ से आती है और कॉमन गुड के लिए डेवलप होती है, और इसको प्रोमलगेट किया जाता है, इसको इम्पोज किया जाता है, लेकिन किस चीज के लिए? फॉर द केयर ऑफ द कम्युनिटी. लाइक केयर ऑफ द कम्युनिटी इज नेसेसरी विद इन द लॉ. कोई भी लॉ अगर उसको हम जज करते हैं कि ये प्रॉपर लॉ है या नहीं, तो ये मैटर करती है कि क्या वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है या नहीं, क्या वो लोगों के रीजन के ऊपर बनी है या नहीं, ठीक है. ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है एक्वाइनस के डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है. एक्वाइनस टॉक्स अबाउट 4 काइंड्स ऑफ लॉ in his writing. He says that there are 4 kinds of law. The eternal law, which is the rational order of the universe,
बाय विच गॉड रूल्स द यूनिवर्स। एक इटर्नल लॉ है वो कहते हैं, जो कि खुदा का कानून है, जो कि खुदा ने अपने लिए बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर वो सारे कॉस्मिक स्ट्रक्चर को रूल करते हैं। जो सारी दुनिया है उसके अंदर हर एक चीज को अपनी अपनी जगह पे रखा है, उसको इटर्नल लॉ कहते हैं। वो कहते हैं हम इसको नहीं समझ सकते, ये हमारी समझ से बालातर है, ठीक है। दूसरा है द नेचुरल लॉ, which is the portion of eternal law in which man is the rational creature participate। नेचुरल लॉ वो लॉ है कि जिसके ऊपर हम सोचते हैं और अपने लिए उससे डिफरेंट लॉज अखज करते हैं, अपने लिए एक रैशनल ऑर्डर उससे अखज करते हैं, लेकिन ये उसी इटर्नल लॉ का एक हिस्सा है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। डिवाइन लॉ थर्ड लॉ है, द कोड्स ऑफ कंडक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द होली बुक्स लाइक इन द ओल्ड टेस्टामेंट फॉर एग्जांपल। ही वुड से कि ये समटाइम्स हमारे लिए, हम इसको बाज टाइम्स हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन बाज टाइम हम नहीं समझते, ठीक है। इसी डिवाइन लॉज जो खुदा के कवानीन है किताबों में, जो कुरान और ओल्ड टेस्टामेंट और जो इसके अंदर जो है, वो कहते हैं कि इसको मोस्टली थियोलॉजियंस और एक्सपर्ट्स ही प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आम लोगों के बस की बात ये नहीं है कि उसको समझे, ठीक है। और फाइनली देयर इज अ ह्यूमन लॉ, human law in the form of laws of nation, civil and customary laws, which must conform to the natural law in order to be considered as law, ठीक है। मतलब ह्यूमन लॉ वो लॉ है जो कि हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिस्टम, हमारे कस्टम्स, हमारे कल्चर उसी से बनते हैं, ठीक है। और इसको हमने उसी नेचुरल लॉ के मुताबिक करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान की अपनी प्रायोरिटीज के बेस पे बनते हैं, ठीक है। सो बट क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन लॉ नेचुरल लॉ के मुताबिक है। तो एक्वाइनस यहाँ पे एक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। सो ही वुड से देयर आर 4 थिंग्स नेसेसरी। अ जस्ट ह्यूमन लॉ मस्ट बी अकॉर्ड विद द रीजन, ठीक है। मतलब ह्यूमन लॉ अगर जस्ट है तो वो रीजन के मुताबिक होगी, ठीक है। इट मस्ट बी फॉर द कॉमन गुड के लिए होगी। इट मस्ट बी फॉर legitimate in the sense of being derived from the people or from an agent selected by them। तीसरी बात यह है कि ये लोगों से अखज़ की गई, मतलब लेजिटिमेट अथॉरिटी होगी, लोगों के विल के बेस पे होगी, लोग खुश होंगे इस पे, ठीक है। एंड फाइनली इट मस्ट बी प्रोमलगेटेड, इट मस्ट बी इन्फोर्स्ड। मतलब कोई लॉ उस वक्त तक लॉ नहीं है जब तक उसको इन्फोर्स ना किया जाए, तो इसके लिए इन्फोर्समेंट भी नेसेसरी है। अगर ये 4 चीजें हों उसके अंदर तो वो नेचुरल लॉ के मुताबिक होगा। अगरचे वो ह्यूमन लॉ है, अगरचे इंसानों ने बनाया है, बट वो नेचुरल लॉ के मुताबिक तब होगा जब उसमें ये 4 चीजें होंगी, ठीक है। सो दैट इज द टेस्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट ही प्रोवाइडेड। और ये सारी चीजें, ये जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये लॉस के ऊपर, ये बहुत बाद लोगों ने दोबारा डिस्कवर किया, आज भी इसके ऊपर बात होती है, और ना सिर्फ चर्च और क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स के अंदर बल्कि सेकुलर सिस्टम के अंदर भी एक्वाइनस को एक्सप्लोर किया गया है, एक्वाइनस के वर्क को एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। सो वी सी इन एक्वाइनस दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस chiefly the instrumentality of human law has the capacity of furthering the human condition। he would say कि human law को हमने फोकस करना है। अगर आपने अच्छे पॉलिटिक्स बनाने हैं तो उसके लिए अच्छा ह्यूमन लॉ नेसेसरी है, ठीक है। even though Aquinas agrees that Augustine that perfect happiness lies only in union with God through God's grace, and the Christian virtues of faith, hope and charity are love, unlike Augustine he does not see our enjoyment of our natural human functions of gaining knowledge or living with family or friends as a form of evil, but as a form of happiness, albeit an imperfect happiness, ठीक है। he would say कि हाँ, इसमें शक नहीं कि खुदा के साथ ही हमारा फाइनल हैप्पीनेस है और अल्टीमेट हैप्पीनेस है, लेकिन ये नेसेसरी है कि मतलब इसको हम जो दुनियावी जिंदगी है इसको भी हम एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सो आई विल एंड इट हेयर, और यहाँ पे आपका कोर्स भी इख्तिताम पजीर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।